एक महीने पहले 11 फरवरी 2026 को कुछ बदला। ये पहली बार नहीं था जब मार्केट गिरा, ये पहली बार नहीं था जब आपने अपने पोर्टफोलियो पर लाल रंग देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। और तब से इन 30 दिनों में मार्केट से 25 लाख करोड़ साफ हो गए हैं। लाखों रिटेल निवेशकों ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर उन्हें शायद पछतावा हो, और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं? तो आज हम वो करने जा रहे हैं जो डिकोडर सबसे अच्छा करता है। हम आपको घबराने के लिए नहीं कहेंगे, हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि इन 30 दिनों में असल में क्या हुआ, पूरे भारत में रिटेल निवेशक इस समय क्या गलत कर रहे हैं, और डेटा असल में आपको क्या करने के लिए कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ हैं ये समझने के लिए आपको उन 3 ताकतों को समझना होगा जो एक साथ भारतीय मार्केट से टकराई। एक नहीं, दो नहीं, 3। एआई डिसरप्शन जो जनवरी 2026 में हुआ, तो जब डीपसीक एआई लॉन्च हुआ तो उसने ग्लोबल के आईटी शेयरों को हिलाकर रख दिया। भारत के निफ्टी आईटी इंडेक्स ने मार्केट कैप में से लगभग 68.6 अरब डॉलर साफ कर दिए। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि भारत का पूरा आईटी सेक्टर निफ्टी 50 के वजन का 15% है। शॉक 2 ट्रम्प टैरिफ हैं जो चिंता का कारण बने हुए हैं। लेकिन फरवरी 2026 में अमेरिका ने ग्लोबल व्यापारिक भागीदारों पर एक टैरिफ ऑफेंसिव शुरू किया। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज जो भारतीय स्टॉक खरीद रहे थे, भारत से बाहर निकल गए। इक्विटी इनफ्लोज में अकेले जनवरी 2026 में महीने दर महीने 14% की गिरावट आई। और शॉक 3 था अमेरिका ईरान युद्ध। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ब्रेंट क्रूड को प्रभावित किया, जो अब $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। होर्मुज जलमरू मध्य, जिससे होकर भारत का 85 से 90% एलपीजी आयात होता है, अब टेंशन में था। युद्ध शुरू होने के बाद वाले हफ्ते में निफ्टी में 5% की गिरावट आई। इनमें से हर एक झटका अकेले तो संभाला जा सकता था, लेकिन सबने मिलकर वह बनाया जिसे रणनीतिकार एक टॉक्सिक कॉकटेल कह रहे हैं। यह एक वाक्यांश है जिसे इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ समय पहले ही इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक चीज नजरअंदाज कर रहे हैं, संदर्भ। और यह वही संदर्भ है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पिछले 25 सालों में निफ्टी 50 का औसत रिटर्न 13 से 14% रहा है। पिछले 25 सालों में निफ्टी 500 का औसत रिटर्न लगभग 15 से 16% रहा है। इस 25 साल की अवधि में 2008 का वित्तीय संकट, जिसमें सेंसेक्स 60% गिरा, 2020 का कोविड क्रैश, जिसमें सेंसेक्स 38% गिरा, 2022 का रूस यूक्रेन युद्ध, कई एफआईआई सेल ऑफ, कई तेल के झटके शामिल हैं। हर एक मामले में बाजार उभरे और ऊपर गए। मार्केट ने यह पहले भी देखा है। सवाल यह नहीं है कि यह उभरता है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि आप इंतजार करते समय क्या कर रहे हैं। और यहीं पर डेटा असहज करने वाला हो जाता है। हमने पिछले हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक व्यापक एनालिसिस किया, जिसमें हमने चर्चाओं का विश्लेषण किया, सेंटिमेंट्स को ट्रैक किया, और यहां तक कि वित्तीय समुदायों में निवेशकों की कुछ बातचीत की भी जांच की। इससे ऐसे पैटर्न सामने आए जो अनुमानित भी हैं और बेहद चिंताजनक भी। तो रिटेल निवेशकों की शीर्ष 5 चिंताएं क्या थीं? पहली चिंता, क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए? दूसरी चिंता, मेरा पोर्टफोलियो 15 से 20% नीचे है, क्या मुझे निकल जाना चाहिए? तीसरी चिंता, क्या यह एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है? चौथी चिंता, क्या मुझे सब कुछ सोने या एफडी में डाल देना चाहिए? और पांचवी, ग्लोबल की अनिश्चितता के कारण स्टॉक मार्केट लावा है। चलिए इनमें से हर एक को गंभीरता से लेते हैं। ये उन लोगों के सवाल हैं जिन्होंने अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत की है और इसे घटता हुआ देखना आसान नहीं होगा। तो क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए? उस सवाल का जवाब डेटा में है। फरवरी 2026 में अकेले एसआईपी का प्रवाह लगभग 26,000 करोड़ था, तो महीने दर महीने इसमें लगभग 4% की गिरावट आई। कारण क्या था? एसआईपी कैंसिलेशन बढ़ रहे थे और विशेषज्ञों ने क्या चेतावनी दी कि मार्केट करेक्शन से एसआईपी कैंसिलेशन होते हैं। निवेशक एक महंगी गलती कर रहे हो सकते हैं। जब फरवरी में एसआईपी फ्लो में 3.7% की गिरावट आई,
तो इसका मतलब है कि हजारों हजारों निवेशकों ने बिल्कुल गलत समय पर अपने एसआईपी कैंसिल कर दिए। इस फैसले की क्रूर विडंबना यह है, जब बाजार गिरते हैं तो आपका एसआईपी सस्ती कीमतों पर ज्यादा यूनिट खरीदता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा मकसद यही है। क्रैश के दौरान अपना एसआईपी रोकना अपने पसंदीदा ब्रांड को खरीदने से मना करने जैसा है, क्योंकि वह सेल पर है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है और ये कैसे काम करती है? मान लीजिए कि पहले महीने में एनआईवी, जो आपके म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू है, 100 रुपये है। आपने 5,000 निवेश किए तो आपको 50 यूनिट मिले। दूसरे महीने में एनआईवी गिरकर 80 रुपये हो गया। उस 5,000 ने अब आपको 62.5 यूनिट्स दिलाई। तीसरे महीने जब आपका एनआईवी थोड़ा बढ़ा तो आपके 5,000 रुपए ने आपको 55.5 यूनिट्स दिलाए। चौथे महीने एनआईवी 110 था, इसलिए आपके 5,000 रुपए के एसआईपी ने आपको 45.5 यूनिट्स दिलाए। जिन निवेशकों ने दूसरे महीने में बंद कर दिया, उन्होंने 80 रुपए पर 62.5 यूनिट्स गंवा दिए। जिन निवेशकों ने जारी रखा, उनके पोर्टफोलियो में 11,000 ज्यादा हैं। भले ही रुके हुए निवेशक का प्रतिशत रिटर्न 17.5 से 23.75% ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जारी रखने वाले निवेशक ने कुल ज्यादा कैपिटल निवेश किया और क्रैश कीमत पर ज्यादा यूनिट्स प्राप्त किए। चिंता नंबर 2 ये है, मेरा पोर्टफोलियो 15 से 20% नीचे है, क्या मुझे बाहर निकल जाना चाहिए? ये सबसे खतरनाक सवाल है, क्योंकि इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पहली बार में निवेश क्यों किया था। रिटेल निवेशक का जाल। हमारे हाल के इंटरव्यू में कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा, संकट के समय में एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करें। तो एसेट एलोकेशन ही कुंजी है। यह उन कई अविश्वसनीय बातों में से एक थी जो उन्होंने कही। अगर आपने वह इंटरव्यू नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए नंबरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मायने वही रखते हैं, डरावनी सुर्खियां नहीं। वास्तविक डेटा मान लीजिए 11 फरवरी से मार्केट के शिखर से हमें बताता है कि इसमें लगभग 10% की गिरावट आई। सितंबर 2024 की छोटी से बाजार लगभग 15% तक गिर गए। एक महीने के प्रदर्शन का मतलब है कि गंभीर भू राजनीतिक तनावों के बीच लगातार गिरावट आई है। तो 25 लाख करोड़ का असल में मतलब यह है कि बीएसई मार्केट कैप ने मार्च 2026 की शुरुआत में 25 लाख करोड़ का सफाया कर दिया। साल 2025-26 के लिए भारत का जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ अनुमानित है। तो मार्केट कैप ने असल में क्या खत्म कर दिया? इसने भारत के वार्षिक जीडीपी का लगभग 7.5% खत्म कर दिया। बस कुछ संदर्भ के लिए 2008 में जब मार्केट 12 महीनों में लगभग 60% गिर गया था, कोविड क्रैश के दौरान सेंसेक्स 40 दिनों में लगभग 38% गिर गया था और मौजूदा सुधार में मार्केट एक महीने में लगभग 10% गिर गया है। तो ये एक सुधार है, एक प्रतिक्रिया है, लेकिन गिरावट नहीं है। अब हम रुपए के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही वह चिंता है जो चुपचाप हमें नुकसान पहुंचा रही है और लोगों का ध्यान इस पर सबसे कम जा रहा है। मार्च 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 91 रुपये के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह एक नया ऐतिहासिक निचला स्तर है जो मुद्रा के महत्वपूर्ण अवमूल्यन को दर्शाता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? खैर, जब रुपया कमजोर होता है तो आयातित सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंधन, दवाइयां और कई अन्य चीजें महंगी हो जाती हैं। विदेश में शिक्षा और महंगी हो जाती है, विदेश यात्रा और महंगी हो जाती है। भारत का कुल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पर दबाव बनता है। और फिर आईटी सेक्टर है। ये वो कहानी है जिसे ज्यादातर रिटेल निवेशक अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एआई डिसरप्शन जो भारत के आईटी सेक्टर को प्रभावित करने वाला है, असली डर ये है कि अगर एआई कोडिंग, टेस्टिंग और इसके साथ सभी सपोर्ट वर्क को ऑटोमेट करता है तो भारत की 250 अरब डॉलर की आईटी निर्यात इंडस्ट्री को संरचनात्मक डिसरप्शन का सामना करना पड़ेगा। रियलिटी चेक ये है कि हाँ, भारत की टॉप फर्मों को इस संरचनात्मक डिसरप्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे एआई सर्विसेज की ओर भी बढ़ रही हैं।
टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सभी एआई क्षमताओं में भारी निवेश कर रही हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए तकलीफों होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पिवट चल रहा है। तो चलिए आपकी चिंताओं पर एक एक करके बात करते हैं। क्या यह खरीदने का मौका है या आप गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? विशेषज्ञों की आम सहमति यह है कि श्रीमान के अनुसार भी नीलेश शाह एसेट एलोकेशन के सिद्धांतों का पालन करें और इसे अपने टाइम होराइजन के साथ अलाइन करें। दूसरी चिंता यह है कि क्या मुझे सब कुछ सोने में शिफ्ट कर देना चाहिए? तो सोना एक उपयोगी डाइवर्सिफिकेशन टूल के रूप में काम करता है, जो इन्फ्लेशन, करेंसी की अस्थिरता और ग्लोबल अनिश्चितताओं के दौरान पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है। एक मामूली एलोकेशन स्थिरता को बढ़ाता है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स का पूरक होना चाहिए, न कि उनकी जगह लेनी चाहिए। आपकी तीसरी चिंता यह है कि एफडी और डेट का क्या? तो मार्च 2026 में मौजूदा फिक्स्ड डिपॉजिट दरें प्रमुख बैंकों की लगभग 7 से 7.5% हैं। अगर आप डिस्काउंट इन्फ्लेशन को, जो लगभग 5 से 6% है, तो असली रिटर्न जो आपको मिल रहा है वह लगभग 1.5 से 2% है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट धन बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन वे बेहतरीन कैपिटल संरक्षक हैं। क्या मेरा स्मॉल कैप या मिड कैप फंड पूरी तरह से नष्ट हो गया है? तो तथ्य यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स 52 सप्ताह के उच्च स्तर से लगभग 15% तक गिर गया था और मिड कैप इंडेक्स 52 सप्ताह के उच्च स्तर से लगभग 12% तक गिर गया था। लेकिन चलिए ऐतिहासिक मिसाल को देखते हैं। 2020 के कोविड क्रैश के बाद स्मॉल कैप्स 18 महीनों में 100% से ज्यादा रिकवर हुए। 2018 के करेक्शन के बाद स्मॉल कैप्स को रिकवर होने में 3 साल लगे। मुख्य वेरिएबल वह समय सीमा है जिसे आपको पूछने की जरूरत है कि वह आपके पास है। अगर आपकी समय सीमा 7 से 10 साल या 1 से 2 साल है, तो ये डायनेमिक को पूरी तरह से बदल देता है। तो डेटा क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? इस सब के बाद और सारे डेटा के बाद सबूत वास्तव में आपको क्या बताते हैं? हम आपको सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास एक फ्रेमवर्क है और इसे हर रिटेल निवेशक के लिए 3 प्रश्नों वाला फ्रेमवर्क कहा जाता है। खुद से ये सवाल पूछें। प्रश्न 1, मुझे इस पैसे की जरूरत कब है? क्या यह 2 साल से कम है? तो शायद डेट या एएफटी में जाना आपके लिए सही है। इक्विटी अभी आपके लिए नहीं है। अगर ये 2 से 5 साल है तो शायद आपको निवेशित रहना चाहिए। अगर ये 5 साल से ज्यादा है तो यह सुधार आपके लिए एक तोहफा हो सकता है। अपनी एसआईपी जारी रखें और निवेश करने पर विचार करें। सवाल नंबर 2, क्या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? क्या आपने इक्विटी में 100% निवेश किया है? और अगर आपने किया है तो क्या आपने स्मॉल कैप में 100% निवेश किया है या आप पहले से ही डाइवर्सिफाइड हैं? इसका जवाब साफ है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही हूं या अपनी फाइनेंशियल योजना का पालन कर रही हूं? अगर आप खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो रुकिए, कॉल अपने फाइनेंशियल सलाहकार और एक योजना का पालन करें और उस पर टिके रहें। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। और यहां सबसे जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूं, रिकवरी की मिसाल। 2008 में ग्लोबल वित्तीय संकट के दौरान जब सेंसेक्स 60% गिर गया था, पिछले शिखर तक का रिकवरी समय 18 महीने था। उस क्रैश से 5 साल का रिटर्न लगभग 200% ऊपर की ओर था। 2020 में कोविड क्रैश के दौरान जब सेंसेक्स 40 दिनों में लगभग 40% गिर गया था, तो पीक से रिकवरी का समय लगभग 6 महीने था। उस क्रैश के बॉटम से 2 साल का रिटर्न 120% था। वर्तमान करेक्शन से, जो फरवरी से मार्च 2026 तक है, निफ्टी में लगभग 10% की गिरावट आई है। ये 2008 या 2020 के स्तर की घटना नहीं है। भारत का घरेलू एसआईपी प्रवाह, जो नई स्थिर करने वाली शक्ति है, आपके लिए मौजूद है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत का रिटेल निवेशक आधार अब 10 करोड़ मजबूत है। फरवरी में 3.7% की गिरावट के बावजूद एसआईपी योगदान लगभग 26,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह बना हुआ है। यह घरेलू पैसे की एक दीवार है जो 2008 या 2020 में मौजूद नहीं थी। 1 महीने पहले 11 फरवरी को बहुत से लोग डर गए थे। उनमें से कुछ ने अपनी एसआईपी रोक दी, कुछ ने लॉस पर बेच दिया, कुछ ने सब कुछ सोने में लगा दिया और उनमें से कुछ ने, जिनके पास एक योजना थी, कुछ नहीं किया।
उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे एक बुनियादी बात समझते थे कि मार्केट को आपके डर की परवाह नहीं है, उसे आपकी चिंता की परवाह नहीं है, उसे उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की परवाह नहीं है जो आपके चाचा ने आपको क्रैश के बारे में भेजे हैं। मार्केट केवल सिर्फ एक चीज को पुरस्कृत करता है, अनुशासन। यह डिकोडर है और हम यहाँ वित्त को डिकोड करने के लिए हैं ताकि आप दैनिक आधार पर बेहतर निर्णय ले सकें। अगर इस वीडियो ने आपको अपने पैसे के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद की तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इसे सुनने की ज़रूरत है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें, हम हर एक को पढ़ती हैं। मैं आपसे अगले वाले में मिलूंगी।